नमस्कार, प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं यूके प्राइम। मसूरी नगर पालिका के परिषद में माउंट रोज कैंप कार्यालय पर एक बाहरी युवक ने पालिका के गेस्ट हाउस में कब्जे किए जाने को लेकर पालिका के 7 सभासदों द्वारा मसूरी एसडीएम को शिकायत पत्र देकर 1 दिन के भीतर कब्जे को हटाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर गेस्ट हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। सभासद ने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की शह पर बाहरी युवक को पहले माउंट रोज कैंप कार्यालय के आवास में ठहराया गया। विरोध के बाद उसको पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस में कब्जा करा दिया गया। मेन मुद्दा ये था कि पिछले 1.5 साल से हरीश टमटा नामक व्यक्ति जो है नगर पालिका की माउंट रोज में जो हमारा कैंप कार्यालय होता था और उसके ऊपर हमारा जो गेस्ट हाउस था उसमें कब्जा करके बैठा हुआ था। कुछ दिन पहले उसे कैंप कार्यालय से खाली करवाया गया और अब वो जो है गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। उसकी पूरी परिवार के जन वहीं रहते हैं और वहाँ पर उसने इस टाइप का माहौल बना रखा कि अगल बगल के लोगों ने हमसे शिकायत भी करी कि वहाँ पे रात को कई प्रकार के ड्रामे करता है वो, और ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी। इसके लिए हमने एक लेटर उप जिलाधिकारी महोदय को लिखा, अपने अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया और इस मामले में उप जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको तत्काल में खाली करवाया जाएगा। नगर पालिका के सभासदों द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है मुझे, और उसमें ये उल्लेख है कि नगर पालिका के गेस्ट हाउस माउंट रोज पर के 2 कमरों में किसी बाहरी व्यक्ति का अवैध कब्जा है। तो इस अवैध कब्जा को जो है जांच कराई जा रही है, ये हिसाब से मैंने रिपोर्ट मांगी है और तत्काल 1-2 दिन में रिपोर्ट आते ही, अगर इलीगल रिपोर्ट आती है तो उसको पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा इसको हटाया जाए। अनिल सोनकर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं मसूरी से। अनिल, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अवैध जो कब्जा कराया गया है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? एसडीएम ने पहले बयानबाजी कर दी, लेकिन कब तक इस कब्जे को हटाया जाएगा? आदित्य, देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 7 सभासद मसूरी नगर पालिका का जो कैंप कार्यालय है उसके बगल में नगर पालिका का गेस्ट हाउस है जहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। इसी शिकायती पत्र यहाँ पर 7 सभासदों ने एसडीएम मसूरी को दिया है और तत्काल इसे हटाने की मांग की है। और वहीं उन्होंने कहा कि अगर इसको 1 दिन के भीतर इस कब्जे से गेस्ट हाउस को कब्जे से खाली नहीं कराया जाता है तो वो वहीं पर धरना प्रदर्शन देंगे। और इसी को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा अधिशासी अधिकारी को जांच के यहाँ पर निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि जांच आंखें यहाँ पर प्रस्तुत करें। अगर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया होगा तो उसको नियम अनुसार खाली कराया जाएगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब एसडीएम मसूरी द्वारा अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट का इंतजार है और जैसे ही रिपोर्ट यहाँ पर आती है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो कब से कब्जा कर रखा है उस जमीन पर? ये देखिए, कब्जा चूंकि ये बताया जा रहा है कि जिसने कब्जा किया है वो पालिका अध्यक्ष का काफी नजदीकी है और पालिका अध्यक्ष की शह पर ही ये कब्जे को कराया गया है। पहले कैंप कार्यालय में इसको रखा गया था और जब वहां पर विरोध हुआ तो नगर पालिका के द्वारा जो निर्मित गेस्ट हाउस था वहां पर इसको अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दी गई थी, जिसका विरोध यहाँ पर सभासद कर रहे हैं और वो मुखर भी हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके की कब्जा और पालिका अध्यक्ष अपने खासम खास को अगर ऐसे अनाधिकृत कार्य कराएंगे तो उसका लगातार यहाँ पर विरोध किया जाएगा। जनता ने उन्होंने मसूरी के विकास के लिए यहाँ पर चुनकर भेजा है, ना कि कब्जे कराने के लिए। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तो साफ तौर पर सभासदों ने एसडीएम को ये शिकायत पत्र दिया और जल्द से जल्द कब्जा हटाने की मांग की है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने करीब 900 लोगों को राशन वितरित किया। वे इस मौके पर उन्होंने पटरी व्यापारियों, होटल कर्मियों के साथ गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। उन्होंने हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ख्याल भी रखा गया। यानी बिल्ली खंबा नोचे, जिसके पास कुछ करने को नहीं होता। मैं अपने इन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आज 3 माह से ऊपर इस लॉकडाउन को हो गया है, आपने कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोगों को राशन मुक्त कराया, कितने लोगों की आपने मदद की? हमारे पास तो आंकड़े हैं, मैं तो अपनी विधानसभा की बता रहा हूँ। मैं 2,85,000 लोगों को मोदी किचन के माध्यम से हमने भोजन कराया है। अकेले मसूरी के अंदर करीब 85 या 90 हज़ार लोगों को हमने भोजन कराया है। मसूरी के अंदर 5,500 से अधिक राशन की किट में बांट चुका हूँ, लगातार बांट रहा हूँ।
मसूरी के अंदर 3,000 से अधिक हमने सैनिटाइजर बांट दिए हैं, 15,000 से अधिक मास्क बांट दिए हैं। तो विधायक ने हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया और राशन की किट वितरित की है। और इसके बाद भी उन्होंने कहा कि मोदी किचन के द्वारा हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों को भोजन भी कराया है। आते रहो देते रहो। सुनील सोनकर हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विधायक लगातार काम कर रहे हैं, विपक्ष पर हमला बोला है। ये कब से इनका कार्यक्रम चल रहा है और कितना अभी तक वितरण किया इन्होंने? देखिए, अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से कोविड-19 के बाद यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था, तब से ही मसूरी विधायक लगातार जनता के संपर्क में है और विभिन्न माध्यमों से वह लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। राशन, पका हुआ खाना और इत्यादि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसको लेकर भी उनके द्वारा 900 परिवार को यहाँ पर राशन वितरित किया गया। वहीं उन्होंने इस मौके पर बताया कि वो लगातार माता मंगला जो हंस फाउंडेशन की संस्थापक है, उनके सहयोग से यहाँ पर जो मसूरी विधानसभा है वहां पर कई हजार उन्होंने राशन पैकेट वितरित करा दिए गए हैं और आगे भी सहयोग करेंगे। और जो जनता की परेशानियां हैं उसको भी यहाँ पर देखी जा रही है कि उसको भी यहाँ पर अधिकारियों से विचार विमर्श करके उसका भी निराकरण किया जाए। वहीं इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। उनका ये कहना है कि कांग्रेस लगातार भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार पर बेफिजूल बयानबाजी कर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर वो इन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ये बताए कि उन्होंने लॉकडाउन के समय जनता की कितनी मदद करी है, कि जनता के साथ कितने खड़े हुए हैं, और इसी को लेकर वो लगातार हमलावर हुए। उन्होंने कहा कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, इसलिए बेवजह के बयानबाजी कर लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, पर ऐसा होगा नहीं। आने वाले समय पे एक बार फिर जनता भाजपा को ही आशीर्वाद देने वाली है और सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी शुक्रिया आपका। कोरोना आपदा के कारण देहरादून हरिद्वार हाईवे का 4 लेन निर्माण कार्य एक बार फिर से तेजी में आ गई है उसमें, लेकिन प्रशासन दिन के साथ ही रात को भी खनन सामग्री और मिट्टी ढुलाई की परमिशन मिल जाए तो निर्माण में और तेजी ला सकती है। एटलस कंपनी के द्वारा 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 22 किलोमीटर तक 4 लेन का कार्य एटलस कंपनी के पास है, जो अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना आपदा और लॉकडाउन के कारण जहां यह कार्य प्रभावित हुआ था। काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि लेबर का पलायन हो गया। काफ़ी को रोकने की कोशिश की, 4-5 मई तक हम उनको खिलाते रहे 300 लेबर को। एक बार उनको जाने से हमारे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन अभी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। और जहाँ तक कुंभ, और मेन चीज़ ये है कि कुंभ जो हमारे डायरेक्शन मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देशों के तहत में, ये हमने कुंभ से पहले हर हालत में इसका निर्माण करना है और हमारा बाईपास पर और मियांवाला भरण कार्य शुरू करना है। इसके लिए शासन का सहयोग है और सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि भरण कार्य के लिए मिट्टी की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमने इसे मेटेरियल के लिए और मिट्टी के लिए हमने शासन से आवेदन भी कर रखे हैं और सहयोग है और सहयोग की हमें आवश्यकता है। तो एटलस कंपनी इसका निर्माण कर रही है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद से काम रुक गया था, तो एक समस्या आन पड़ी थी कि अब ये काम कैसे हो, लेकिन फिलहाल ये काम फिर से शुरू हो गया है। लेकिन सरकार से लगातार एटलस कंपनी के प्रबंध निदेशक मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हमें सामग्री मुहैया कराई जाए ताकि हम जल्द से जल्द आगे काम बढ़ा सकें। राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं डोईवाला से। राजकुमार, साफ तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद मजदूरों को खाना खिलाना और लगातार मांग भी की जा रही है कि सरकार जो है उचित सामग्री भी मुहैया कराए और खाद्यान्न जो भी सामग्री वो भी मुहैया कराए, तो क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है आगे? देखिए, क्योंकि जो 4 लेन हाईवे का कार्य है ये अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना के कारण सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन हो गया था और जिसके कारण तमाम जो बाहर के मजदूर थे वो वापस अपने घरों को चले गए थे, तो जिसके कारण ये कार्य जो है लेट हुआ है, डिले हुआ है इसमें काफी ज्यादा। अब क्योंकि गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की शासन की तरफ से कि कुंभ मेले से पूर्व इसको तैयार करा लिया जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि जिस तरह से मिट्टी का ढुलान कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में छूट जरूर मिल गई हो लेकिन अभी तमाम तरह की बंदिशें लागू हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कार्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि समय कम बचा है क्योंकि बरसात का भी मौसम है, तो अधिकारी चाहते हैं कि शासन की तरफ से इसमें थोड़ी सी ढील और दी जाए और रात में भी कार्य करने का जो है इसमें
थोड़ा सा परमिशन दी जाए। तो इसको लेके हालांकि एसडीएम ने कहा है कि शासन स्तर पे इस डिमांड को रखा जाएगा, डीएम के माध्यम से जाएगी डिमांड सारी की क्या क्या ये कंपनी के अधिकारी चाहते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी कार्य जिस तरह से 22 किलोमीटर लंबा ये कार्य है 4 लेन का, इसमें फ्लाईओवर का काम में थोड़ा तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाईपास मार्ग भी बनने के लिए जो है लगभग तैयार है। तो हम कह सकते हैं कि कुंभ मेले से पहले इसको पूरा करने के जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं पूरे होते भी वो दिखते हैं। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजकुमार आपका। किसानों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किसानों को संबोधित करते हुए उच्चाधिकारियों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। ज्ञापन में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम वापस किए जाना, किसानों के पूर्ण कर्ज माफी और 5 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज मुफ्त हो, किसान को फसल उचित का दाम और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई, गन्ना भुगतान समय पर हो, किसानों को सरकार सभी कृषि यंत्र पर 90% सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराए, सरकार द्वारा चलाई जा रही दूध की डेयरियों में किसानों से 120 रुपए प्रति किलो दूध लिया जाए। वहीं रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसका संज्ञान लेकर मांगों का निराकरण किया जाएगा। प्रशासन जो है उन्होंने अपनी बातें, अपनी शिकायतें कुछ रखी हैं, तो उनका संज्ञान लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जिन संबंधित के खिलाफ उन्होंने शिकायत या अपना आक्रोश व्यक्त किया है, साथ ही साथ जो उनकी अन्य समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए भी प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इसी आश्वासन के लिए और ज्ञापन लेने के लिए हम यहाँ प्रस्तुत हैं। पूरे देश की जितनी भी कलेक्ट्रेट है सब पर धरना प्रदर्शन आज हमारा है और 11 सूत्रीय मांग हमारी है। सबसे पहले तो जो डीजल का रेट बढ़ा ये वापस हो। दूसरी मांग किसान बचाओ देश बचाओ, किसान का पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। जैसे 197 करोड़ रुपए अभी शराब माफियाओं के, शराब कारोबारियों के सरकार ने अभी माफ किए। तो किसान को जरूरत है आज, या किसान की अगर उन्हें महंगाई बढ़ाने से डर लगता है, किसान की फसलों के रेट बढ़ा गई, 3 साल से उन्होंने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। अगर ये लगता है कि किसान की फसलों के रेट बढ़ा कर महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो इसे रोकने के लिए किसान को छूट दे, वो 90% सब्सिडी दे उनके कृषि यंत्रों पर। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो ब्याज मुक्त करे, उनको कोई ब्याज ना ले। और जैसे बिजली का बिल है, किसान के बिजली के बिल पर कोई सरचार्ज ना लगे कभी भी। अरशद हुसैन संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं रुड़की से। अरशद, साफ तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी मांग है किसानों की और लगातार किसान ये लंबी फेरिस्त लेकर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ, तो क्या कुछ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा और साफ तौर पर क्या लगता है कि कब तक इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम जो किसान थे रुड़की क्षेत्र के, ये हरिद्वार कलेक्ट्रेट में जा रहे थे, वहां पर इन्हें ज्ञापन देना था, पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्हें बीच में ही किरान क्लियर में रोका गया और वहीं पर इनसे ये ज्ञापन लिया गया, जिसमें इन लोगों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन था। इन लोगों का कहना था कि किसानों के साथ फिलहाल जिस तरह से काफी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, उसको लेकर इन्होंने 11 मांगों को लेकर जो एक ज्ञापन सौंपा है, उसमें काफी मांग लोगों की है। वहीं राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन इन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा है और उनका कहना है कि किसानों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और किसानों को उनकी फसलों का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो साफ तौर पर क्या लगता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि हर एक कलेक्ट्रेट में ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किया जा रहा है, तो और कहाँ प्रदर्शन देखने को मिला? देखिए, अगर बात करें जाए जिला हरिद्वार की, तो जिला हरिद्वार के जो किसान थे ये हरिद्वार कलेक्ट्रेट के लिए यहाँ पे निकले थे, पर इन्हें बीच रास्ते में रोक लिया गया और इन्हें वहाँ पर नहीं जाने दिया गया। तो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं किसानों ने एक तरह से रोष भी जाहिर किया कि उनकी जो है मांगे पूरी होनी चाहिए और उनको जो है प्रशासन तक पहुँचना बहुत जरूरी था, पर डीएम तक ये लोग नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अरशद आपका।
गदरपुर के आवास विकास और इस्लाम नगर में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज मिलने के बाद लोगों में दोनों कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि एसडीएम महोदय के निर्देश पर आवास विकास और इस्लाम नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राजस्व विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर इन दोनों कॉलोनियों के निवासियों की सभी आवश्यकताओं को घर पर ही पूरा किया जाएगा। गदरपुर के 2 कॉलोनियों को पूरी तरह सैनिटाइजिंग करने के बाद सील कर दिया जाएगा, जिससे कि वहां के लोग किसी भी प्रकार से आने जाने के लिए पाबंद हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आवास विकास वार्ड नंबर 6 में एक क्षेत्र है और ये आपका वार्ड नंबर 8 और कुछ भाग 9 का है इस्लाम नगर में। इन लोगों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इसकी बैरिकेडिंग की कार्रवाई कराई जाएगी। उसके लिए सप्लाई इंस्पेक्टर गदरपुर को निर्देशित किया गया है। वो खाद्य सामग्री की पूर्ण आपूर्ति कंटेनमेंट जोन में सुनिश्चित करेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत की होने नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई पॉजिटिव केस आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट हमारी 4 दिन 5 दिन डिले हो जाती है, तब तक उनको क्वारंटीन किए रहते हैं। और आज जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वो पंजाबी वार्ड के कॉलोनी के पास है। एक भाई साहब थे जो विदेश से आए थे और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और पहले भी पूर्व में भी आवास विकास कॉलोनी में एक पांडे फैमिली है, उनका एक रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। फिर हमने क्वारंटीन करके सारे सदस्यों को भेजा था, उसमें से 2 और पॉजिटिव आ गए हैं, तो उनको भी फिर से हमने भेजा है संस्थागत क्वारंटीन के लिए और उस एरिया को सील किया। चलिए देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साइकिल यात्रा कर तेल के बढ़ते दामों का विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह साइकिल रैली निकाली गई। रायपुर से विधानसभा तक ये साइकिल यात्रा चली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, घेराबंदी कर रही है। इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में रायपुर विधानसभा के सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के विधानसभा तक साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो साइकिल यात्रा कर तेल के बढ़े दामों का विरोध किया गया। लगातार कांग्रेस तेल के बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके पहले हरीश रावत भी अनशन पे बैठ गए थे और अब प्रीतम सिंह पहले कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद अब ये साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। विधानसभा तक ये पूरी साइकिल यात्रा निकाली है और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर ये मांग की गई है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं इनको वापस लिया जाए। डीजल के दाम सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने तो बस किराए में तिगुनी चौगुनी वृद्धि करने का काम किया है। महंगाई अपने चरम पर है। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। एक और वो कोरोना की महामारी से ग्रसित है, वहीं दूसरी ओर जो है महंगाई से ग्रसित है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जन जो है जो लगातार जनता पर केंद्र में और राज्य में बैठी हुई सरकार प्रहार करने का काम कर रही है, इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम सड़कों पर उतर करके जो है सरकार से कहना चाहते हैं 2014 से पहले जो वादा आपने देश के लोगों से। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिलाधिकारी ने हेल्थ व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि खनन से मिलने वाले शेष से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 1,98,00,000 जारी किए गए। इससे जिले के अलग अलग अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे मशीन, कार्डिकेयर मशीन, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की खरीद की जाएगी और इसके अतिरिक्त 2,45,00,000 रुपए जिला योजना से भी स्वीकृत किया गया है, जिससे एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंस रिस्पांस टीम के लिए वाहन और एक सब वाहन को खरीदा जाएगा। समय जनपद देहरादून के अंदर कोरोना के कुल 734 मामले इस समय हैं। कल के प्रेस रिलीज आने के बाद जो हेल्थ बुलेटिन आती है उसके बाद 21 मामले सामने आए हैं। इन 21 मामलों में से
13 मामले जो है वो आर्मी और आईटीबीपी से रिलेटेड हैं और बाकी जो 4 मामले हैं वो हमारे बॉर्डर जो पे टेस्टिंग की जाती है उससे हैं और जो 4 मामले हैं वो पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट्स की हैं। दून में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डीएम ने शहर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू करने का आदेश दिया है, जिसमें 5 जून को शनिवार और रविवार 2 दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। नए आदेश के मुताबिक दून में आवश्यक सेवाओं से संबंधित स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम, विद्युत विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर यूकेडी ने पावर कॉरपोरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम के आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। चंपावत में आशा वर्करों ने जमकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन और सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आशा वर्करों का कहना है कि उनके पास स्मार्टफोन न होने के कारण 2 महीने तक ऑफलाइन रजिस्ट्री की गई। इसके बाद भी जिला प्रशासन उन्हें बर्खास्त कर रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग से न उन्हें सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया, न ही मास्क। वहीं आशा वर्करों को पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के साथ नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा का भी समर्थन मिला है। दूरदर्शितापूर्ण निर्णय जब पूरा देश ये महामारी की जद में है, उस समय ये आशा कार्यकर्ती जो बिना संसाधनों के, इनको कोई संसाधन सरकार बताए कि हमने इन्हें क्या उपलब्ध कराया, अपनी जान पे खेल के घर घर जाकर के इन लोगों ने सर्वे किया है और उनको मानदेय देना दूर, उनको संसाधन उपलब्ध कराना दूर, आज उनको ये तोहफा इस सरकार ने दिया है, इस सरकार के अधिकारियों ने दिया है, इनकी बर्खास्तगी का आदेश किया है। ये कहीं ना कहीं ये इनके विवेक पर सवाल खड़ा करता है कि ये इनके पास विवेक भी नाम की कोई चीज है कि नहीं है। प्रकरण बर्खास्ती का नहीं है, आशाओं को एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में कहा गया है कि पिछले 2 माह से 8 अलग अलग माध्यमों से उनसे वार्ता की गई, जिसमें जिलाधिकारी, एडीएम महोदय, एसडीएम साहिबान, एसीएमओ साहिबान, डीएसओ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की वार्ता विफल रही। और हम ये सोच रहे थे कि आशाओं को हम समझा ले जाएंगे और अपने क्षेत्र पे माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है कि आशाओं के द्वारा एक्टिव सर्विलांस क्षेत्र में गांव में किया जाए, जो पहले भी वो कर रही थी, कुटुंब सर्विलांस हम उसको कहते हैं, उसमें केवल 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का चिन्हीकरण और गर्भवती धात्री महिलाओं का चिन्हीकरण, 10 साल से कम बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। उनका पिछले 2 माह से कार्य नहीं किया जा रहा था, बार बार उनको समझाया जा रहा था। कल जो है जिलाधिकारी महोदय ने उनको जो है अंतिम चेतावनी दी है कि अपने कार्य करें, नहीं तो चयन की नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के संघर्ष को धार देने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठकें 7 और 8 जुलाई को आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बताया कि 7 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों व आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी तय किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने राज्य में पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए, राज्य में जो राज्य की सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके विरुद्ध जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को तेज करने के लिए संगठनात्मक बैठकें बुलाई हैं। 7 जुलाई को राज्य के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे उपाध्यक्ष गणों की बैठक है और 8 तारीख को हमारे महामंत्री गणों की बैठक है। क्योंकि इस समय कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इसलिए हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को एक साथ नहीं बुला पा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने पहले प्रदेश उपाध्यक्ष गणों से वार्ता करेंगे, उसके बाद अगले दिन प्रदेश महामंत्रियों से बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे। राज्य भर में 6 जुलाई से हमारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के ऊपर आंदोलन है। उस आंदोलन को कैसे जन जन तक पहुंचाएं, पूरे राज्य में उसको राज्यव्यापी और असरदार बनाएं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। 6 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश के हर एक पेट्रोल पंप में खड़े होकर के डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ 1 घंटे का प्रदर्शन करेंगे और उसी दौरान जो उपभोक्ता पेट्रोल डीजल डलवाने पेट्रोल पंप में आएंगे उनको हम पर्चा देंगे। बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में जब कच्चे तेल की कीमत काफी ज्यादा थी तब भी सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखा था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी कम है, फिर भी कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है।
डोईवाला के नांगल बुलंदा वाला ग्राम पंचायत की किशनपुर गांव की महिलाओं ने खुद ही श्रमदान करके 3 किलोमीटर लंबी नहर की मरम्मत कर दी और सफाई करके अपने खेतों तक पानी भी पहुंचाया, साथ ही खेतों की सिंचाई भी की। दरअसल वन विभाग से परमिशन न मिलने के कारण इस सिंचाई नहर की मरम्मत नहीं हो पाने की वजह से नहर पूरी तरह से खंडहर बनी हुई थी। महिलाओं की शासन प्रशासन से मांग थी कि सिंचाई नहर को बनाकर उन्हें राहत दी जाए ताकि खेती बाड़ी करने में आसानी हो, लेकिन जब शासन प्रशासन के लोगों ने किशनपुर ग्राम के गांव की इन महिलाओं की मांग को नहीं पूरा किया तो इन महिलाओं ने खुद ही मेहनत करते हुए श्रमदान करके 3 किलोमीटर लंबी इस नहर को सुधार कर सफाई उसकी कर दी और पानी को अपने खेत तक पहुंचा दिया। देखिए, हमारा बीटीसी मेंबर और हमारे प्रधान जी से अनुरोध है कि यहाँ पर ऐसा दलदल है, आप देख सकते हैं। किच्छा चीनी मिल में हुई अनियमितताओं को लेकर हुई जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। प्रभारी मुख्य अभियंता एलबी सिंह के निलंबन के बाद आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे 2 अधिकारियों को प्रबंध निदेशक ने हटाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल चीनी मिल में तमाम गड़बड़ियों की शिकायत विधायक राजेश शुक्ला ने शासन से की थी। इसके बाद जुलाई 2019 में बाजपुर चीनी मिल के तत्कालीन प्रधान प्रबंधक चंद्र सिंह एमलाल ने जांच की थी और जांच रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को सौंपी गई थी। इसी रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन प्रभारी लेखा संप्रेक्षक रमेश भसीन और तत्कालीन टाइम कीपर झारखंडेय पांडे से 5,03,300 रुपए की वसूली के आदेश प्रबंध निदेशक चंद्रेश कुमार ने दिए हैं। मुझे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी जो चीनी मिल किच्छा है, आप लोग जानते हैं कि इस बार वो बहुत ही भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकार रही और इससे किसानों का बड़ी भारी क्षति हुई है, मिल की भी क्षति हुई है और किसान परेशान नहीं हुए। अब की मिल करीब 35 दिन लगातार बंद रही, 700 घंटे ज़्यादा बंदियाँ हुई। मिल का मेंटेनेंस ठीक नहीं था, बॉयलर गिर गया और एक माफिया सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ जिसने उत्तर प्रदेश से गन्ना ला करके गलत सट्टे के आधार पर गलत तरीके से अंदराज करके यहाँ पर गन्ने की सप्लाई की और इससे कि लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चूना प्रदेश सरकार को भी लगाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।